Hello everyone, welcome to Educational Suppliers. I am super excited to announce the launch of a brand new series on this channel where I will be covering the entire class 12 CBSE Political Science syllabus chapter by chapter and in detail. So today we will be starting with the chapter number 1 of the book called Politics in India Since Independence, and the chapter name is Challenges to Nation Building. So without any further ado, let's begin with the video. But before beginning, please just share this video to all your friends and help them out, and also subscribe to it and like the video. So challenges to nation building. Challenges nation building. Now what do we get about it? Nation building जब हमारा country independent हुआ था after the partition and the British government rule came to end, तब हमारा जो कंट्री है इंडिया when it got independent, तो उस टाइम पे क्या क्या challenges आए थे, all those aspects are covered in this chapter. So we'll see every challenges in great detail. So beginning with challenges for new nation. जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया था ऑन द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त 1947 में, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने एक स्पेशल सेशन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ उस रात को, और उससे बोला गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी. उस टाइम पे दो गोल्स डिसाइड हुए थे कि एक तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करेगा, एंड दूसरा जो गवर्नमेंट होगी वो सबके भले के लिए, सबके अच्छाई के लिए, सबका वेलफेयर के लिए, जितने भी सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, जो भी पुअर है, उन सबका भला हो, वो लोग स्टेबलाइज हो उनकी इकोनॉमी को लेके, उनकी सिचुएशन को लेके, उस चीज़ के लिए रन करेगी. सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो ऑब्वियसली उस टाइम पे पार्टीशन भी हुआ था कंट्री का, एज़ यू नो कि इंडिया डिवाइड हो गया था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. सो उस टाइम पे बहुत सारे डिफ़िकल्ट और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे जिससे इंडिया को डील करना था. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, बिकॉज पार्टीशन हुआ था तो लोग इधर से उधर जा रहे थे. सो दैट इज़ वाई देयर वर द 3 मेन चैलेंजेस दैट ऑकर्ड, विच ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा इन 3 चैलेंजेस के ऊपर कवर्ड है. फर्स्ट चैलेंज वॉज कि शेपिंग द नेशन विद ग्रेट डाइवर्सिटी. इंडिया पूरा जो उस टाइम पे जो इंडिया था, तो उधर है ना बहुत सारे डाइवर्स लोग थे, चाहे वो कल्चर के डाइवर्स कल्चर के लोग हो, डाइवर्स रिलीजन के लोग हो. सो सबको अकोमोडेट करना एंड सबको उस टाइम पे संभालना एंड शेप करना नेशन को वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क. सेकेंड वॉज, पहले ब्रिटिश रूल था. सो ब्रिटिश रूल से हट के अगर डेमोक्रेसी पे आना था तो इस्टेब्लिश करना डेमोक्रेसी को, वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क था एंड एक चैलेंज था. जो थर्ड चैलेंज था कि इस वायलेंस एंड इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ट्रॉमा हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें डेवलपमेंट और सबका वेलबींग भी करना था. तो ये 3 चैलेंज थे शेपिंग ऑफ द नेशन में. सो द 3 चैलेंजेस, जो फर्स्ट चैलेंज था शेपिंग ऑफ द नेशन, जो कि इतना डाइवर्स है, लेकिन इतना डाइवर्स होने के बावजूद वो यूनाइटेड था. तो इंडिया पे सबसे ज़्यादा ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा था क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है. और सवाल क्या उठाया जा रहा था, कि सवाल ये उठाया जा रहा था कि इतनी डाइवर्सिटी इंडिया लॉन्ग रन में कैसे मेंटेन करेगी. एंड पार्टीशन हुआ तो वो सबसे बड़ा फियर निकल के आया कि भाई पार्टीशन के बाद कैसे कैसे आगे इंडिया यूनाइटेड रहेगा. सेकेंड जो चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स और राइट टू वोट देता है एवरी सिटीजन को ऑफ इंडिया. एंड इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, जो कि बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. नाउ व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ वेयर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया सेलेक्ट एन इंडिविजुअल टू वर्क ऑन देयर बिहाफ थ्रू अदर पीपल्स एज वेल. ठीक है. सो ये जो फीचर्स है वो इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन बना रहे, बिकॉज इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में बहुत सारे चॉइसेस होंगे अलग अलग टाइप के टू cater the different needs of the people. And जो democratic constitution है is necessary but not sufficient for establishing a democracy, because सिर्फ constitution बना के पूरे country को manage नहीं किया जा सकता है. जो main challenge था कि वो डेमोक्रेसी लाने के लिए वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी लोग फॉलो करने चाहिए विद द अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज बनाए गए हैं, उन सब को ध्यान और मद्देनज़र रखते हुए लोगों की प्रैक्टिसेस भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए. नाउ द थर्ड चैलेंज वॉज कि जितने भी सोशली डिसएडवांटेज लोग थे, जिनका अभी तक बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो बहुत पुअर लोग थे, उनका
डेवलपमेंट करना है, उनकी वेलबिंग करना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे, उसमें से कुछ थे जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड रिलीजियस कल्चरल कम्युनिटीज़। इसमें उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था जैसे कि थ्रू कास्ट रिजर्वेशंस और समथिंग। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डीपीएसपी भी सेट आउट करता है कि स्टेट के क्या ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के प्रति, कि उनको क्या क्या रेगुलेशंस या फिर पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर हो। तो वेलफेयर करने के लिए डीपीएसपी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। एंड द रियल चैलेंज वाज टू इवॉल्व effective policies for economic development and eradication of poverty। सो जो मेन चैलेंज था कि हम इस कंट्री से पॉवर्टी को कैसे निकालें और डेवलप कैसे करें कंट्री को। नाउ वी विल सी कि जो पार्टीशन हुआ था तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था एंड रिहेबिलिटेशन हुआ था उसके क्या कॉज एंड इफेक्ट्स थे एंड पार्टीशन की क्या क्या थियोरीज थी। सो फर्स्ट विल लुक एट द टू नेशन थियोरी। तो जो टू नेशन थियोरी थी वो मुस्लिम लीग ने एडवांस की थी, मतलब उन्होंने सपोर्ट की थी, उन्होंने क्रिएट की थी ये थियोरी। सो दिस टू नेशन थियोरी स्टेट्स दैट कि इंडिया में एक नहीं बट टू टाइप ऑफ पीपल स्टेज, दैट इज़ फर्स्ट इज़ हिंदूज एंड सेकेंड इज़ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक अलग कंट्री की डिमांड की। किसने की? मुस्लिम लीग ने, जो कि सपोर्टेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो। सो उन्होंने एक मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री की डिमांड की विच वॉज कॉल्ड पाकिस्तान। सो ये जो थियोरी है टू नेशन थियोरी वो कांग्रेस ने अपोज़ किया था एंड कांग्रेस ने पाकिस्तान की डिमांड के लिए भी अपोज़ किया था। लेकिन ड्यू टू सम ब्रिटिश इंटरवेंशन इन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द 1940s ये डिसीजन हुआ कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। And this led to the formation and the creation of a different country and a separate country for Muslims called Pakistan. So let's see what was the process of partition. पार्टीशन करते समय ये बात को ध्यान रखा गया कि इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा टू कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो ये डिवीज़न था वो पेनफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे एंड इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो इस डिसीजन को लेने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ को यूज़ किया गया। प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जो एरिया में ज़्यादा मुस्लिम्स होंगे उसे टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया जाएगा एंड वो पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा एंड बाकी जितना भी एरिया होगा वो इंडिया के साथ ही स्टे करेगा। सो जब पार्टीशन हो रहा था तब बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई थी, लेकिन उनमें से कुछ 4 जो मेजर डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई थी वो है, पहला जो है कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। ऐसा कोई भी एरिया नहीं था जो कंटिन्यूसली मुस्लिम्स को या फिर मुस्लिम एरिया को बता सके एंड आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंड वाज दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी थे उसमें से कुछ थे जो पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहते थे लेकिन सारे नहीं होना चाहते थे, कुछ इंडिया के साथ ही स्टे करना चाहते थे। थर्ड जो प्रॉब्लम है वॉज टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड जो फोर्थ प्रॉब्लम था वो माइनॉरिटीज़ को लेके था। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड द डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग द पार्टीशन वॉज देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एंड दैट देयर वर 2 एरियाज़ जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन था ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। एक एरिया था वेस्ट में एंड एक एरिया था ईस्ट में एंड कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम दोनों एरियाज़ को ज्वाइन कर सके। सो दैट इज़ वाई डिसाइड किया गया था कि पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान जो है वो 2 टेरिटरीज़ कंप्राइज करेगा, एक होगा ईस्ट पाकिस्तान एंड एक होगा वेस्ट पाकिस्तान एंड वो सेपरेट होंगे दोनों इंडियन टेरिटरी के बीच में से जाते हुए। So the second problem and the second difficulty was that not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. कुछ ऐसे थे लोग जो कि जैसे कि खान अब्दुल गफ़र खान जी जो कि लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, उन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। उन्होंने बहुत अपोज किया था टू नेशन थ्योरी का, लेकिन सिंपली उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है उसको भी पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया था उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके। The third problem and the difficulty during the partition was 2 Muslim majority province. 2 Muslim majority province थे, that was पंजाब and बंगाल। बट इनमें कुछ एरियाज़, बहुत बड़े एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी रहा करते थे। तो ये डिसाइड हुआ था कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर उससे भी कम लेवल पे जाके बाइफिकेट करा जाएगा। लेकिन ये डिसीजन
जिस इंडिपेंडेंस की रात तक नहीं लिया गया था। एंड उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि वो इंडिया के साथ जुड़े हुए रहेंगे या फिर पाकिस्तान में चले जाएंगे। सो दैट इज़ वाई पार्टीशन के टाइम पे ये जो दो प्रोविंस थे, पंजाब एंड बंगाल, हैड been gone through the deepest of the traumas during the partition. So the next problem and the difficulty during the partition was of minorities. Minorities का problem ये हुआ था कि पाकिस्तान वाले साइड पे बहुत सारे हिंदूज़ एंड सिख्स फंस गए थे, क्योंकि उस टाइम तक पार्टीशन क्लियर नहीं था कि पार्टीशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। एंड पंजाब एंड बंगाल साइड पे सिमिलरली मुस्लिम्स फंस गए थे, उनको पता नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि पार्टीशन होने वाला है, दे वेंट वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिज़ायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम। एंड जैसे ही पार्टीशन हुआ एंड पार्टीशन के टाइम पे माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा ईजिली टारगेट्स बना दिया गया था अटैक का। एंड इस चीज़ को लेके किसी के पास कोई भी प्लान नहीं था कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने सोचा था कि ये वायलेंस कुछ टाइम तक ही रहेगा एंड बाद में शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो वायलेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बल्कि। एंड उस चक्कर में माइनॉरिटीज़ जो थे दोनों साइड पे, उन लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा एंड कहीं और जाने के पास रहने के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। हमने देख लिया कि पार्टीशन कैसे हुआ, किस दौरान हुआ था, उस टाइम पे कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी। सो जब पार्टीशन हो गया उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस लोगों ने फेस किए हैं, लेट्स सी व्हाट आर दोज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। एंड टू बी नोटेड दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। सो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे थे। बुरे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही थी, रेप हो रहे थे, लोगों के लाइवलीहुड्स जा रहे थे, दंगे हो रहे थे एंड एवरीथिंग वॉट एवर वर्स्ट यू कैन इमेजिन। 1947 जो ईयर था वो उस टाइम पे जो जिस अमाउंट में जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ट्रांसफ़र हुआ है एक एरिया से दूसरे एरिया जाना, वॉज वन ऑफ द मोस्ट अब्रप्ट एंड अनप्लान्ड एंड ट्रैजिक ट्रांसफ़र। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? मैं नहीं बोल रही, एक्चुअली एनसीईआरटी में ये मैंशनड है। दैट वाज बिकॉज कि उस टाइम पे बहुत सारी किलिंग्स हो रही थी, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था, रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हो रही थी। कुछ सिटीज़ जैसे कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में कम्यूनल जोन्स बना दिए गए थे। कम्यूनल जोन्स में जैसे कि मुस्लिम जो है वो हिंदू और सिख के एरिया में जाना अवॉइड करता था, हिंदू और सिख है वो मुस्लिम्स के एरिया में जाना अवॉइड करते थे। लोग हर तरीके से ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि लोगों को ज़बरदस्ती अपने घर से निकलना पड़ा, ये सब खून खराबे से बचने के लिए। एंड माइनॉरिटीज़ की तो और भी हालत बुरी थी बिकॉज वो टारगेट्स थे मेजॉरिटीज़ की उस एरिया में। एंड उन्हें फिर रेफ्यूजी ढूंढना पड़ा, खुद बनना पड़ा एंड रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा टेम्परेरी शेल्टर की तरह। उस टाइम पे इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस भी उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाई थी। लोग ट्रैवल कर रहे थे ऑफन बाय फुट, पैदल चल के जा रहे थे वो, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और उनकी जर्नी के दौरान अटैक किया गया, मारा गया, रेप किया गया लोगों का। एंड स्पेशली वुमेन वाज द मोस्ट, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। एंड उनको अबडक्ट कर लिया गया था एंड उनका ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। बच्चों को सेपरेट कर दिया गया था अपने पेरेंट्स से, और लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी करवाने के चक्कर में लाइक कुछ फैमिली जो थी वो लाइक उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने वुमेन को मारना शुरू कर दिया, खुद के घर के औरतों को मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्या? ताकि वो अपनी घर की इज़्ज़त बचा सके, क्योंकि उनका रेप हो रहा था, उनसे ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। सो जो मैनेज करके क्रॉस कर पाए थे बॉर्डर, उनके पास घर नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे लैक्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज़ उन्होंने अपने रेफ्यूजी कैंप्स बनाए और महीनों तक और कुछ कुछ सालों तक वहाँ पे रहे। सो उस टाइम पे जो राइटर्स थे, पोएट्स थे एंड फिल्म मेकर्स थे, इंडिया या पाकिस्तान दोनों के ही, उन्होंने अपना दर्द जो उस टाइम पे जो सफरिंग हुई थी डिस्प्लेसमेंट और वायलेंस के वजह से, वो एक्सप्रेस किया उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ में, पोएम्स में एंड फिल्म में। उस टाइम पे अगर आप उस टाइम की जो स्टोरीज़ हैं, अगर पोएम्स एंड आप फिल्म्स एंड पढ़ते हो तो उस स्टोरीज़ के थ्रू उस जो राइटर्स और पोइट्स से लिखा है उससे आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ख़राब थे। एंड उस ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन को रिकाउंट करते हुए उन्होंने इस पार्टीशन को एज अ डिवीज़न ऑफ हार्ट्स बताया है कि दिल को तोड़ा गया है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था इसलिए डिवीज़न ऑफ हार्ट्स बताया गया है।
ओवरऑल इट वॉज़ अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़ जो कि एक टाइम पे साथ में रहती थी एंड आगे जाके साथ में रह भी सकती थी शांति से, अगर ये पार्टीशन नहीं हुआ होता तो। एंड अगर पार्टीशन हुआ है ये, तो उससे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पार्टीशन ने 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों को फोर्स किया था माइग्रेट करने के लिए अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल तो सिर्फ मरे गए थे इस पार्टीशन के बीच में वायलेंस की वजह से। इस पार्टीशन के पीछे अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था लोगों का। जैसे कि मुस्लिम लीग जो फॉर्म हुई थी वो सिर्फ मुस्लिम्स जो थे कॉलोनियल इंडिया में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म हुई थी, और उनका जो मेन डिमांड था वो था कि सेपरेट मुस्लिम नेशन हो। जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहती थी, वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में जो हिंदूज को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके इस इंडिया को हिंदू नेशन बनाना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जिन्होंने ये सोचा कि इंडिया जो है वो सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा एंड इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू एनी वन फेथ और एनी वन रिलीजन एंड इन्फीरियर टू अदर्स हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन। वो चाहते थे कि सब रिलीजन को एक जैसा, सब रिलीजन्स वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको सब एक जैसा ही ट्रीट किया जाए एंड इंडिया को हिंदू नेशन ना बनाया जाए। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस एफिलिएशन। इसका मतलब ये है कि आपको इंडिया का सिटीजन होने के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होना नहीं कंपलसरी है। आप किसी भी रिलीजन के हो, बट इफ़ यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया एंड सर्टन कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल एट द टाइम एंड नाउ, आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो। द चेरिश्ड देयरफॉर द आइडिया ऑफ सेक्युलर नेशन। इसलिए इंडिया को सेक्युलर नेशन की प्रधानता दी गई थी उस टाइम से ही। एंड सेक्युलर नेशन, सेक्युलर वर्ड है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में एंश्राइन करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो तरीके से डिवाइडेड था। पहला जो तरीका था वो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड सेकंड जो था वो प्रिंसली स्टेट्स। नाउ विल से कि दोनों क्या थे। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वो एरियाज़ थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था एंड प्रिंसली स्टेट्स वो एरियाज़ थे जो कि प्रिंस द्वारा रूल किए जाते थे अंडर द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड पैरामाउंसी और सुजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जहाँ पे मतलब ब्रिटिश जो पावर है वो सुप्रीम रहेगा, बट उसके अंडर प्रिंसेस अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एरिया में। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 1/3 ऑफ द लैंड कवर करते थे एंड 1 out of 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम पहले ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रिंसली स्टेट्स थे 565, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो ब्रिटिश का जो राज है वो ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे। एंड जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुप्रीमेसी थी प्रिंसली स्टेट्स पे वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे इसका मतलब ये है कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लीगली। तो ब्रिटिश ने अलाउ कर दिया था बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स को कि आपको अगर इंडिया के साथ जुड़ना है तो आप इंडिया के साथ जुड़ सकते हो, पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हो, या तो अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स के पास ये डिसीजन होगा, लाइक जो प्रिंसली रूलर्स थे उनके पास डिसीजन होगा कि उनको कहाँ रहना है, किसके साथ जुड़ना है, इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिपेंडेंट होना है। और ये लोगों के पास चॉइस नहीं थी। इससे क्या हुआ, जो यूनिटी थी इंडिया की उसके ऊपर एक बड़ा थ्रेट आया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलर थे ट्रैवनकोर के, उन्होंने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया था। उसी के साथ साथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भी अपना अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। एंड जो रूलर्स थे जैसे कि नवाब ऑफ भोपाल, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ने से इनकार कर दिया था कि वो नहीं जुड़ना चाहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ। एंड इसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि इंडिया आगे जाके बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा, जिससे डेमोक्रेसी एंडेंजर हो गई थी। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में जो गवर्नमेंट रन हो रही थी वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में हो रही थी, इसलिए रूलर्स जो थे वो लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स देना नहीं चाहते थे। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज वेल। सो ये प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। एंड तो उस चीज़ को लेके एक इंटरीम गवर्नमेंट बनाई गई थी। नाउ लेट्स सी कि उस गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था। इंटरीम गवर्नमेंट ने एक स्टैंस लिया और वो
एक सल्यूशन लाना चाहते थे जिससे ये जो डिवीज़न है ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ एंड जो इंडिपेंडेंसी के लिए ये जो डिमांड हो रही है बाय सर्टन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, तो वो रोकी जा सके एंड इंडिया को यूनाइटेड रखा जा सके। तो मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को अपोज़ किया था एंड उनका ये मानना था कि स्टेट्स की मर्ज़ी होगी और वही उनको अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे उनको इंडिपेंडेंट रहना हो तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए एंड अगर उनको ज्वाइन होना है तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज्ड इट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आइडिया इससे अलग था। दे वांटेड टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत बड़ा और एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द इंडिया। He was the India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period जो इंडिपेंडेंस के बाद डायरेक्टली फॉलो होता है एंड उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल प्ले किया था इन नेगोशिएट करने में डिप्लोमेटिकली विद द रूलर्स। नाउ जो गवर्नमेंट ने अप्रोच डिसाइड किया था कि वो सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में अकोमोडेट करना चाहती है, तो वो जो अप्रोच था वो 3 कंसिडरेशन के थ्रू गाइडेड था। तो फर्स्ट जो कंसिडरेशन था वो था कि प्रिंसली स्टेट्स के बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बने। सेकंड जो था कि गवर्नमेंट भी राज़ी थी कि वो फ्लेक्सिबल होके थोड़ा ऑटोनॉमी, थोड़ा फ्रीडम दे दे रीजन्स को, उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर ले। एंड जो थर्ड था वो था कि पार्टीशन के टाइम पे डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी से ज़्यादा, मतलब उस पर फोकस करने से ज़्यादा कंसोलिडेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ताकि नेशन लाइक इंडियन यूनियन की ज़्यादा सुप्रीमेसी बना रहे एंड ना कि इंडिया जो है डिवाइड हो। सो इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले बहुत सारे पीसफुल नेगोशिएशंस करे गए थे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के साथ, ताकि वो इंडिया की बाउंड्री में मर्ज हो जाए एंड उनको खुद को इंडियन यूनियन का हिस्सा माने। तो इसलिए उन्होंने, जो गवर्नमेंट ने उन रूलर्स के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का एक डॉक्यूमेंट साइन किया था। नाउ व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में CUET में काफ़ी ऑफ्टन पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज़ बेसिकली कि जहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अग्री करते हैं कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे, बट कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी प्रूव की टू मर्ज विद द इंडियन यूनियन। नाउ विच स्टेट्स वर दोस? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। नाउ हम इन स्टेट्स का एक एक इंडिविजुअल केस स्टडी करेंगे। So let's see what was the issue of Junagadh. Junagadh is basically a city in western state of Gujarat and वहाँ पे जो population थी वो predominantly हिंदू थी उस टाइम पे, and उसमें से 1/5 जो population थी वो मुस्लिम population थी। जो रूलर था वो भी मुस्लिम था एंड रूलर उस टाइम पे उनका मन नहीं था कि वो ज्वाइन करे इंडिया को। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया गया। प्लेबिसाइट इज़ बेसिकली डायरेक्ट वोटिंग बाय पीपल एंड सबने वोट किया एंड द रिजल्ट वाज दैट that confirmed the desire to join India. So then henceforth Junagadh was joined to India. Now let's see what was the issue of Hyderabad. Hyderabad was one of the largest of the princely state which was surrounded entirely by the Indian territory. And उस आज के जो states है जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, वो उस टाइम के ओल्ड हैदराबाद स्टेट के भी पार्ट रहा करते थे। उस टाइम जो हैदराबाद का जो रूलर था उसे निज़ाम का टाइटल दिया गया था एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। एंड निज़ाम थे वो चाहते थे कि हैदराबाद का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बना रहे। सो ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर। और उस टाइम पे नेगोशिएशन भी चल रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। नाउ व्हाट वाज स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट? स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था जो कि टेम्परेली प्रिवेंट करता है एक पार्टी को दूसरे पार्टी के साथ कुछ एक्शन लेने के लिए। तो उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे थे बट नेगोशिएशंस वर स्टिल गोइंग ऑन। सो इस टाइम के दौरान एक मूवमेंट अरोज हो गया था बाय द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल। सो पीजेंट्री, जो पीजेंट्स थे उस टाइम पे एंड जो वुमेन थे, उन सब ने एक मूवमेंट किया अगेंस्ट निज़ाम कि उन्हें उनका फ्रीडम चाहिए। एंड उस मूवमेंट में कम्युनिस्ट एंड जो हैदराबाद के कांग्रेस जो थी वो भी फोर फ्रंट में थी। दैट मीन्स दैट दे वर ऑल्सो लीडिंग इन द मूवमेंट। ये मूवमेंट बेसिकली निज़ाम के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ अरोज हुआ था।
सो इस चीज़ को लेके निज़ाम का भी कोई रिएक्शन निकला होगा। सो निज़ाम ने क्या किया था कि उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स को अनलिश कर दिया था, एंड उस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम था रज़ाकर। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यू कैन से फॉर द बोर्ड्स एंड CUET एज वेल, कि वो पैरामिलिट्री फोर्स का नाम क्या था, सो दैट वाज रज़ाकर. So the Razakars, they murdered, maimed and raped and looted, targeting particularly the non-Muslims. Non-Muslim पे ज़्यादा हमला हो रहा था. सो इस चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ता, तो इसलिए उन्होंने एक एक्शन लिया और आर्मी को रिलीज़ किया कि वो वहाँ पे जाके वो सिचुएशन को संभाले. सो सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी वहाँ पे जाके निज़ाम के फोर्सेस को कंट्रोल करती है, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेड फाइटिंग द निज़ाम जो थे उन्होंने खुद ने सरेंडर कर दिया था, एंड इसी के थ्रू इंडिया में हैदराबाद का एक्सेशन भी हो जाता है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द इश्यू ऑफ मणिपुर. मणिपुर में इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले वहाँ के जो महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था विद द इंडियन गवर्नमेंट, उस अश्योरिटी पे कि उनकी जो इंटरनल ऑटोनमी है, मतलब मणिपुर की जो इंटरनल ऑटोनमी है वो मेंटेन्ड रहेगी. और अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन उन्होंने इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए थे मणिपुर में इन जून 1948, एंड इसकी वजह से स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था. एंड देयरफॉर मणिपुर उस टाइम पे पहला पार्ट था इंडिया का जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स वन मैन वन वोट. एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर वहाँ पे कुछ शार्प डिफरेंसेस है ऑन द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विथ इंडिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम पे, जो स्टेट कांग्रेस थी, वो मर्जर चाहती थी, एंड बाकी जो पार्टीज थे वो अपोज थे इस चीज़ के. एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सक्सीड कर लिया था, लाइक उन्होंने महाराजा को प्रेशर में ला के एक मर्जर अग्रीमेंट साइन करवा लिया था इन सितंबर 1949, और ये उन्होंने साइन भी कर दिया था बिना लेजिस्लेटिव असेंबली जो मणिपुर की थी उससे कंसल्ट किए. तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन और एक डिसएग्रीमेंट और एक एंगर इश्यू आज भी चलता आ रहा है उस चीज़ को लेके. ना अभी तक हमने देखा था कि पार्टीशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई थी नेशन को शेप करने के लिए एंड एवरीथिंग, एंड कौन से स्टेट्स मर्ज होना चाहते थे, कौन से नहीं होना चाहते थे. नाउ वी विल सी कि हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे किया, उनकी बाउंड्रीज़ को लेजिटिमेट कैसे किया. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. सो रीऑर्गेनाइजेशन अब किस बेसिस पे किया जाएगा, दैट वाज आल्सो मेजर प्रॉब्लम. तो चैलेंज था कि हमने बाहर से इंडिया को तो डिवाइड कर दिया था, लेकिन अंदर से इंडिया को स्टेट वाइज सेपरेट करना था, सेपरेट इन द सेंस कि इंटरनल बाउंड्रीज बनानी थी बेसिकली. एंड इस चीज़ को बनाने के लिए नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था इन 1920, उस टाइम पे भी एंड उसके बाद भी एक प्रिंसिपल डिसाइड हुआ था कि हम किस बेसिस पे इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे. तो वो प्रिंसिपल ये था कि हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो बाउंड्रीज बनाई गई थी वो सिर्फ या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाई गई थी, या तो फिर वो सिंपली अगर टेरिटरीज में कोइंसाइड कर रही है तो इसलिए बनाई गई थी. सो रीऑर्गेनाइज करना अंदर से वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टास्क एंड अ चैलेंज फॉर द कंट्री. बट इंडिपेंडेंस के बाद कुछ चीज़ें एंड कुछ हालात बदल गए थे, एंड सो डिड द डिसीजंस ऑफ द लीडर्स ऑल्सो चेंज्ड. सो लीडर्स ने सोचा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न या फिर बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करेंगे, फ़िलहाल हम इसे डिले कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे पार्टीशन की मेमोरीज़ बहुत फ्रेश थी और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया और डिवाइड हो छोटी कंट्रीज़ में या सेपरेट हो, या फिर और भी जो स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स वो अपना अपना इंडिपेंडेंस मांगे. तो इसलिए उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एंड डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन से बचने के लिए उन्होंने इंडिया की जो इंटरनल बाउंड्रीज़ है उसका डिसीजन लिया कि वो अभी नहीं करेंगे, बाद में जब नीड होगी तब करेंगे. क्योंकि अगर वो कर देते तो उन्हें वो डर था कि कहीं इससे इंडिया डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, जिससे इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा. इसलिए इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया गया था.
ना जो पोस्टपोन का डिसीजन था कि हम अभी नहीं करेंगे, इंटरनल बाउंड्रीज़ का क्रिएशन बाद में जाके करेंगे, उस मैटर को पोस्टपोन कर देते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज उस टाइम पे सेपरेट आंध्र प्रदेश की एक मांग जारी हो गई थी। जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस था, उधर जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ थे, उधर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे किस चीज़ को लेके कि उनको एक उनका सेपरेट आंध्र प्रदेश चाहिए, सेपरेट आंध्रा चाहिए। तो उस चीज़ के लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया था जिसका नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। ना उस मूवमेंट की डिमांड क्या थी? उस मूवमेंट की ये डिमांड थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ है उसको मद्रास प्रोविंस से सेपरेट कर दिया जाए और एक अलग आंध्र प्रोविंस बना दिया जाए। नाउ इस मूवमेंट के सक्सेस के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान का हाथ था, जो कि है एक कांग्रेस के लीडर और एक वेटरन गांधी, जो कि गांधीयन फिलॉसफी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। एंड वो थे पोटे श्रीराम मुल्लू। एंड उन्होंने क्या किया था कि वो एक इनडिफाइनाइट फास्ट पे चले गए थे कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनाया जाएगा तब तक वो फास्ट करेंगे। बट उनकी डेथ हुई थी ऑन द 56th डे ऑफ द फास्ट। एंड इससे बहुत ज़्यादा वायलेंस एंड अनरेस्ट शुरू हो गए थे, दंगे होने शुरू हो गए थे एंड वायलेंट आउटबर्स्ट हो गए थे इन आंध्र रीजन में। सो जिसके कारण बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए थे एंड दंगे करने लग गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई पुलिस फायरिंग में भी। सो मद्रास के जो सेवरल लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था प्रोटेस्ट में। एंड प्राइम मिनिस्टर ने फिर फाइनली अनाउंस कर दिया था कि एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा, सेपरेट आंध्र स्टेट बनाया जाएगा इन द December 1952। and this was the first state to be formed on the basis of the principle of linguistic reorganization। नाउ आंध्र प्रदेश के बनने के बाद ऐसा ही माहौल फिर पूरे कंट्री में हो गया था कि सबको अपने लैंग्वेज के बेसिस पे एक अलग स्टेट चाहिए था। सो आफ्टर द आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड एक स्ट्रगल शुरू हो गया था इन द स्टेट। सो दी स्ट्रगल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी 1953 में, जो कि एक पूरा सर्वे करेगी या फिर पूरा एक रिसर्च करेगी ऑन द क्वेश्चन कि कैसे बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को बनाना चाहिए। सो इस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें बताया गया था कि जो स्टेट की जो बाउंड्रीज़ है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे बननी चाहिए। ऑन दिस बेसिक एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था इन 1956। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और MCQ विच कैन कम इन टू योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज इन COET। एंड इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मदद से 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनाए गए थे। सो इस लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन पे इश्यूज़ भी बहुत सारे हो रहे थे एंड कुछ कंसर्न्स भी फेस करने पड़ रहे थे कि बहुत टेंशन हो गई थी कि अगर बहुत सारे सेपरेट स्टेट्स बना दिए जाएंगे तो इससे जो यूनिटी है कंट्री की वो भी एंडेंजर हो जाएगी, उस पर भी थ्रेट पड़ेगा एंड इससे सेपरेटिज्म की भावना उत्पन्न होगी। बट ऐसा नहीं हुआ था अगर हम आगे देखेंगे तो। एंड बट ऐसे टेंशन हो रहा था कि अगर हम अलग अलग लिंग्विस्टिक लाइक लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम स्टेट्स बनाने लग जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचेगा, लाइक उसके जो वैल्यूज़ है डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ वो थ्रेटन हो जाएंगे। बट अगर हम देखें तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इससे ये नज़र आता है कि जितने भी रीजनल डिमांड्स थी उस समय इंडियन यूनियन की वो अकोमोडेट करी जा रही थी। लोगों की जो इच्छाएं थी, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थे उसको और डेमोक्रेटिक वे से देखा जा रहा था और कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाया जा रहा था। इसके कुछ आउटकम्स भी निकल के आए थे कि जो पॉलिटिक्स का जो पावर है और या जो रास्ता है पॉलिटिक्स में जाने का वो सिर्फ स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट के पास ही नहीं होगा, बाकी लोगों के पास भी, बाकी कॉमन लोगों के पास भी होगा। वो भी अपनी वॉइस आउट कर सकते हैं एंड खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की मदद से एक यूनिफॉर्म बेसिस हमें मिल गया था कि हम किस बेसिस पे या किस मदद से हम स्टेट की बाउंड्रीज़ को बनाएंगे। डिसइंटीग्रेशन तो नहीं हुआ, बट इससे क्या हुआ कि हमारी जो नेशनल यूनिटी है वो और स्ट्रेंथन हो गई और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और स्ट्रेंथन हो गए। The linguistic states underline the acceptance of principle of diversity. When we say that India adopted democracy, जब हम ये मानते हैं कि इंडिया ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना के छोड़ दिया है। नहीं, हमने इलेक्शंस भी करवाए, हमने और भी लोगों को चॉइस भी दी बाय मल्टी पार्टी सिस्टम एंड और भी तरीके से हमने अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाया। एंड जिससे हम ये कह सकते हैं कि सही में इंडिया एक प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ को अकोमोडेट करता है।
एंड डिफरेंसेस को भी अकोमोडेट करता है, अपोजिशन को भी चांस देता है. सो धीरे धीरे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स भी होते गए टाइम के साथ साथ. जैसे जैसे नीड बढ़ती गई, जैसे जैसे डिमांड्स अरोज होते गए, रीजनल डिमांड्स, वैसे वैसे नए नए स्टेट बनते गए. सो जैसे जो बॉम्बे जो था वो बाईलिंगुअल स्टेट माना जाता था, बिकॉज वहाँ पे गुजराती स्पीकिंग लोग भी रहते थे, मराठी स्पीकिंग लोग भी रहते थे. सो उन दोनों को अलग किया गया था. एक दूसरा स्टेट बनाया गया था जैसे महाराष्ट्र, जो जहाँ पे मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं, एंड गुजरात जहाँ पे गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए बनाया गया था. नाउ द इंटरमिक्सिंग इज हैपनिंग. देयर आर नो constraints on intermixing and in moving from one state to another. That is very much allowed in the country, that you can move from one place to another at your own wish and will. And जो महाराष्ट्र एंड गुजरात है वो दोनों अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे इन द 1960. सो द नेक्स्ट वॉज पंजाब. पंजाब में 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते थे उस टाइम पे, एंड हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग. तो पंजाबी स्पीकिंग स्टार्टेड टू डिमांड देयर ओन स्टेट, बट उनको 1956 में नहीं मिला था स्टेटहुड. उनको 10 साल बाद आगे जाके मिला था 1966 में उनका अलग स्टेट. एंड उसमें से हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश को सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम द लार्जर पंजाब स्टेट. जो तीसरा मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वॉज डन इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1972. उस टाइम पे मेघालय को कार्व आउट कर दिया गया था फ्रॉम असम इन 1972. मणिपुर और त्रिपुरा भी उसी टाइम पे एक सेपरेट स्टेट से मर्ज होके सामने आए थे 1972 में ही. जो स्टेट्स थे मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987, एंड नागालैंड जो था वो कुछ टाइम पहले ही बन गया था 1963 में एक सेपरेट स्टेट. So these are all MCQ वाले questions which you can prepare for both CUET and board, क्योंकि उसमें से कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक स्टेट का पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में वो फॉर्म हुए थे, एंड you have to remember all of these. So आगे जाके क्या होता है कि लैंग्वेज ही सिर्फ एक सोल बेसिस नहीं बना था ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, बल्कि आगे जाके लोग एक सेपरेट रीजनल कल्चर पे भी एक अपना अलग स्टेट मांगने की इच्छा जारी करते थे. जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड जो थे वो 2000 में क्रिएट हुए थे, इतने लेट आगे जाके. तेलंगाना जो है वो 2014 2 जून 2014 को इमर्ज हुआ था. सो इससे हमें पता चलता है कि रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. आज भी कंट्री में बहुत सारे मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलते आ रहे हैं, चल रहे हैं, जो कि अपनी अपनी छोटी छोटी स्टेट्स की मांग जारी करते हैं कि उन्हें छोटा अपना अलग स्टेट चाहिए. जैसे कि विदर्भ इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड नॉर्थन रीजन इन ऑफ वेस्ट बंगाल. ये सब अपने लिए अपना छोटा स्टेट, अलग स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं. सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो फॉर द चैप्टर. आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. एंड सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड माई चैनल, एंड डू recommend to your friends and share it with them. I'll provide the notes in the description box below so you can check it out them for yourselves. And all the best for your exams.